नमस्कार दोस्तों, जीआरएफ रेजुलेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है से हम लोग 2011 से नेट जीआरएफ के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और हमारा पेपर 2 जो है हिस्ट्री है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जून 2011 के नेट जीआरएफ के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे, जो पीवाईक्यू थे, उसे हमने किया था और इसमें हम लोग मुख्यतः दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2011 यूजीसी नेट परीक्षा की बात करेंगे। उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो हल जो है, स्पेशली इतिहास का, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। इस पेपर में कुल 50 प्रश्न होंगे। समय सीमा की बात करेंगे तो पहले समय सीमा 2 घंटा नहीं होता था और प्रश्न 100 नहीं होते थे, प्रश्न 50 होते थे। और समय सीमा की बात करेंगे तो इसके लिए 1 घंटा और 15 मिनट दिए जाते थे। डेट मीन्स 75 मिनट का आपके लिए समय होता था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक पहले भी निर्धारित है, अभी भी उतना ही निर्धारित है, बट वर्तमान की बात करेंगे तो अभी कुल 100 प्रश्न होते हैं और इसके लिए 2 घंटे हमें दिए जाते हैं, मतलब 120 मिनट होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके समक्ष ये दिख रहा है, सिंधु घाटी के लोगों को किस प्रकार की खेल की जानकारी थी। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी के लोग जो थे, ध्यान में आपको रखना चाहिए, किसी प्रकार का घोड़ा का साक्ष्य आपको न के बराबर मिला है। तो रथ दौड़ की बात करेंगे, घुड़सवारी तो होगा नहीं। रही बात पासे का खेल और पोलो की बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे उचित है वो आपका पासे का खेल है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन पासे का खेल नृत्य था, शिकार था, साथ में पशुओं की लड़ाई आदि था। धार्मिक उत्सव एवं समारोह के समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। पासे की खेल की बात करेंगे तो वर्तमान में आप इसको मुख्यतः आप चाहोगे तो चेस से तुलना करके आप समझ सकते हो। पासे का खेल का शुरुआत जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था और सबसे प्राचीन है, इसलिए चेस जो अभी आप खेलते हो उसकी उत्पत्ति भारत से ही मानी जाती है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, चचनामा की बात करेंगे तो मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो थी अली अहमद ने की थी। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में है। ये मुख्यतः सिंधु के इतिहास से संबंधित है, जो अरबों के सिंधु विजय का वृत्तांत है। इसकी रचना अली अहमद ने की थी। ज्ञात तो है कि अरबी लेखक अल बिरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, इसको भारत की खोज कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुछ इतिहासकार जो है चचनामा के लेखक को अज्ञात मानते हैं, लेकिन कई जगहों पे आपको अली अहमद ही दिया रहेगा। यहाँ पर भी अली अहमद ही दिया हुआ है, तो इससे आप मान के चले। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है। तो ध्यान में रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका महालनोबिस से संबंधित है। ठीक है, तो नेहरू महालनोबिस युक्त कौशल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करेंगे तो 56 से लेके 61 है। पहला की बात करेंगे तो 1951 से लेके 56 तक पहला था। ठीक है, इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि भी हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य है। प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग पहुंचते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रश्न दिया हुआ है, इसको जरा देखिए और इसको समझने की प्रयास भी कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा, प्रारंभिक आर्य अधिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक आर्य जो थे अधिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। ठीक है, इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि 7 नदियों का बहाव इधर से होता था। और ये मुख्यतः पंजाब के, अभी वर्तमान में जो पंजाब का जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही है, उसी क्षेत्र को सप्त संधा प्रदेश भी कहते थे। विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है, बिल्कुल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभिकथन और कारण की बात करेंगे, ए और दोनों ही मतलब सत्य है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक आर्य का निवास स्थल सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के बीच था। प्रारंभ में आर्यों का विस्तार संधा प्रदेश में हुआ, जिसको सप्त संधा भी कहते हैं। बाद में ही आर्य कई वर्ग में विभक्त हो गए, जिन्हें कालांतर में युद्ध होते रहते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 आ गया। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, देखिए, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर से चुनिए। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा आपका पाषाण युग आएगा। ठीक है, जहां पे मतलब हथियार मुख्यतः क्या चीज का प्रयोग होते थे, पत्थर के प्रयोग होते थे। ठीक है, उसके बाद आएगा त्राम पाषाण युग आएगा।
और त्राम युग के बाद आपका आएगा क्या, तो कांस्य युगीन। इस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे अंत में लौह युग, जो कि मतलब मुख्यतः महाजनपद काल भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से भी आपको प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित यात्रियों को भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो वेनसोंग आया था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्राचीन भारत में ही आ गया था। उसके बाद आप लोग जानते हो क्या आएगा, इबन बतूता आएगा, जो कि मतलब मध्यकालीन भारत में आया था। उसके बाद कंफ्यूजन आपको बर्नियर विलियम होमेज को लेके होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बर्नियर आएंगे और फिर मतलब क्या आएंगे, तो विलियम होमेज आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, एक है। सबसे पहले कौन आएगा, वेनसोंग आएगा। कब आया, तो 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पे आया था। उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि इबन बतूता की बात करेंगे, 1333 में आया था, मोरक्को से आया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त भी किया गया था, और साथ में 1347 में इसको चीन में राजदूत बनाकर तुगलक के द्वारा भेजा गया था। बर्नियर की बात करेंगे, मुगल दरबार में आया था, 1656 ईस्वी में मुगल दरबार में आया, और दारा एवं औरंगजेब के उत्तराधिकार संघर्ष का साक्षी भी रहा, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। विलियम होजेज की बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में आया था। तो आप यहाँ से चीजों को सही कर सकते थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इब्न बतूता, तो जस्ट अभी हमने चर्चा किया, से बताओ इब्न बतूता किसके शासन काल में आया। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक सही है। सर थॉमस रो की बात करेंगे तो ये आपके जहांगीर के शासन काल में आए थे, ध्यान में रखना। पीटर मुंडी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे। अब बर्नियर की बात करेंगे तो या तो दारा सिकों होगा या फिर औरंगजेब होगा। तो यहां से भी आप चीजों को सही कर सकते थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इमर बबूता, मोहम्मद बिन तुगलक। सर थॉमस रो की बात करेंगे, जहांगीर हो जाएंगे। पीटर मुंडी की बात करेंगे, शाहजहां हो जाएंगे। बर्नियर की बात करेंगे, औरंगजेब हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उचित है। चलिए प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 8 देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जौहरुद्दीन की बात करेंगे तो बाबर को जौहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहते थे। जलाउद्दीन की बात करेंगे तो जलाउद्दीन अकबर को कहा जाता है। आलमगीर की बात करेंगे तो औरंगजेब को कहा जाता है। नूरुद्दीन की बात करेंगे तो जहांगीर को कहा जाता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। आई थिंक जो भी है जो भी लोग हैं अच्छे तरीके से इन प्रश्न को जानते थे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहीरुद्दीन बाबर को, जलाउद्दीन अकबर को, नूरुद्दीन की बात करेंगे जहांगीर, आलमगीर की बात करेंगे औरंगजेब होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे, यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रश्न हमारे समक्ष आने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे, तो ध्यान में रखना ये ज्ञात्रिक कुल के थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ज्ञात्रिक कुल कह लीजिए या फिर जनजाति से कह लीजिए। जन्म की बात करेंगे 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। विदित है कि इनकी माता तिरसला विदेह दत्ता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, काफी सुंदर प्रश्न है। निम्नलिखित अशोककालीन अभिलेखों में से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। मुख्यतः जो भारत से जो अभिलेख जो मिले हैं उसमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग है। और अशोक अशोक के सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो ब्राह्मी लिपि का ही है, ठीक है। ध्यान में रखना था, शहबाज गढ़ी से जो अभिलेख जो मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। एक चीज आपको और भी ध्यान में रखना है, अगर अशोक के अभिलेख की भाषा की बात करेंगे तो ध्यान रखना प्राकृत में है, ठीक है। लेकिन अगर लिपि की बात होगी तो ब्राह्मी में भी है, खरोष्टी में भी है, ग्रीक में भी है, अरमाइक में भी है, ठीक है। और एक जो अभिलेख जो है ना वो सीरियाई लिपि में भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाज गढ़ी एवं मानसेरा से हुआ है, जो कि आपका कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना पाकिस्तान में है, ठीक है। और जबकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में स्थापित अभिलेखों में हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आगे के प्रश्नों पे भी जरा हमें चर्चा करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 आपके समक्ष दिख रहा है, बताना है इसका सही उत्तर क्या है।
भारत तुम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पश्चात में कमी आई। ब्राह्मण तत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व से समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया गया। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात करेंगे जो हिंदुत्व है, जो ब्राह्मण धर्म है, वहां के समुद्र को पार करना उचित नहीं माना जाता था। तो इस कारण से आप देखोगे तो समुद्र यात्रा को भी प्रतिबंधित करा दिया गया, जिससे मतलब क्या हुआ, व्यापार में कमी आई। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भारत रोम के मध्य व्यापार में कमी आई, चूंकि इस समय तक भारत में कई राज्यों का विदेशियों का कब्जा हो चुका था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जटिल हो गई थी, जिसे समुद्री यात्रा करना पाप समझा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीजें जो है ना। ब्रिटिश एम्पायर जो भारत में जब रूल कर रही थी, तो उस समय भी जो सैनिक जो थे वो समुद्र पार युद्ध के लिए या फिर किसी कारणवश जाना उचित नहीं समझते थे। तो मुख्यतः जो ब्राह्मण लोग जो थे, वो समुद्र को पार करना पाप समझते थे। प्रश्न संख्या 12 देखिए, काफी सुंदर प्रश्न है, और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, मैं रुक रहा हूं। ठीक है, आप देख के बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया है। बताना है कौन सा सही है, तो ध्यान रखना, ए सही है और आर गलत है। भारत दुनिया के अन्य भागों से कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है, बिल्कुल ठीक है, उत्तर में हिमालय है। दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और पश्चिम की बात करेंगे तो वहां पे आपको अरब सागर मिलता है। तो तीन तरफ से भारत की बात करेंगे तो समुद्र से भारत है, इसलिए भारत को द पेनिनसुलर भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत की प्राकृतिक प्राकृतिक सीमा में उत्तर में नेपाल और बाकी तीनों ओर समुद्र है, जिसे भारत आदिकाल से दुनिया के शेष भागों से संपर्क में है। आप बोलोगे ये कैसे, तो भाई जो हिमालय जो है, ठीक है, भारत के उत्तर में है, लेकिन बीच में क्या निकलता है, तो बीच में पासेस वगैरह है। जैसे एग्जांपल नाथुला पासेस हो गया, जो कि भारत को चीन से जोड़ देता है। तो ऐसी पासेस जो है उत्तर में भी भारत को अन्य देशों के साथ संपर्क में बांधे रहता है। अब बाकी बात करेंगे, समुद्र तो है, इस समुद्र के माध्यम से दुनिया के अन्य भागों से भारत जुड़ा हुआ है। तो प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोप, मध्य एशिया में अफ्रीकी महाद्वीप से होता रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए, अगर बात करेंगे, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो बड़ा ये बढ़िया प्रश्न है, आप बता सकते हो। तो ध्यान में रखना, सबसे पहले ध्यान में रखना रोमन हो जाएंगे, ये आपका एक नंबर में हो जाएगा। उसके बाद रोमन के बाद ग्रीक होंगे, ठीक है, दो नंबर में। उसके बाद आपके कौन होंगे, तीन नंबर में आपके शक होंगे, और चार नंबर में आपको प्रतिहार होंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 13 के, ऑप्शन बी। सबसे पहले दो, मतलब सबसे पहले रोम, फिर से भारत के संबंध ग्रीक से हुए, फिर भारत के संबंध शक से हुए, फिर अंत में प्रतिहार। भारत रोम से भारत का संपर्क बेहद प्राचीन काल से ही रहा। संभवतः भारत में महापाषाण काल से ही और उत्तर काल में ही प्रथमतः ग्रीक यूनानी भारत आए। इसके बाद शकों का भारत में आगमन हुआ, जो पश्चिमी पश्चिमी से भारत में बसे। ठीक है, तो ये एक चीज और भी ध्यान में रखना है, जो अभी आप देखते हो रेशम मार्ग, सिल्क रूट जो है, वो रोम के साथ ही मतलब व्यापार करती थी। ठीक है, और रूट जो है आप देखोगे तो चीन से शुरू होती थी, भारत होते हुए यूरोप में निकल जाती थी, मतलब रोम को वो कनेक्ट करने का कार्य करती थी। तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए आवाज धीमी जा रही होगी, तो थोड़ा इसे आप बर्दाश्त करना। ठीक है, चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वेद कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो सिंपल सी बात है भाई, ऋग्वेद के समय, ऋग्वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता जो थे, इंद्र थे। उसके बाद अग्नि थे, उनके बाद वरुण है, और लास्ट में क्या, मरुत है। अब इसकी हम कैसे पता करेंगे से कौन सा देवता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए सूक्त की चर्चा की गई थी। ठीक है, तो इंद्र के लिए अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना 250 सूक्त आपको देखने को मिलते हैं। अग्नि के लिए आपको 200 सूक्त देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये देवता जो रहे होंगे अति महत्वपूर्ण रहे होंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, पर्जन्य आदि थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहते थे। ध्यान में रखना, इंद्र की स्तुति पे 250 सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद में दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, अग्नि की स्तुति पर 200 सूक्त मिलते हैं। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे।
मरुद आंधी के तूफान देवता थे। ठीक है, तो मरुद आंधी तूफान के देवता थे मारुति नंदन। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 15। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जरा इस पे आप लोग ध्यान फरमाइए। सबसे पहले सौत सूत्र। तो सौत सूत्र का यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ सूची 2 में, तो आपको यहाँ पे मिलान करना। तो सौत सूत्र जो होगा, महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम जो थे वो आपके सौत सूत्र में थे। अब गृह सूत्र तो देखने से ही पता चल रहा है भाई क्या है, तो दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश जो था वो गृह सूत्र में था। धर्म सूत्र की बात करना है तो यहाँ पे पता ही चल रहा है, आप सिंपल सा आप लगा सकते हो भाई, धार्मिक तथा लौकिक विधि एवं प्रशासन जो था। और शुल्ब सूत्र जो था, ध्यान में रखना, बल वेदियों तथा अग्नि वेदियों की माप तथा निर्माण संबंधी नियम था। जो अग्नि वेदी जो बनता था, जिसको फायर अल्टर जो कहते थे, भी बलि वेदी जो बनता था जहाँ पे बलि दिया जाता था, उसका आकार कैसा होगा उसके लिए शुल्ब सूत्र में नियम दिए हुए थे। ठीक है, सो भाई चौड़ाई इतनी रहेगी, लंबाई इतनी रहेगी। तो इसलिए शुल्ब सूत्र को प्राचीनतम ज्यामिति, ज्योमेट्री से भी इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री का प्राचीनतम स्रोत जो है, जो पहचान जो है, शुल्ब सूत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चीजें दी हुई है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्रोत सूत्र महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम, गृह सूत्र दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के लिए निर्देश था। धर्म सूत्र की बात करेंगे, धार्मिक एवं लौकिक विधि एवं प्रशासन। बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों को माप तथा निर्माण संबंधी नियम जो थे वो शुल्ब सूत्र में थे। अब आते हैं मध्यकालीन भारत, यहाँ से कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम लोग लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? बहुत ही स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलो ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर गंगा नदी का पानी पीते थे। इस्लामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू त्योहार होली एवं अन्य त्योहारों में भाग लिया तथा गंगा जल का पान करता था। जबकि अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अफगरी में इस बात का जिक्र किया है कि मुगल शासक अकबर पीने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं आगे। 17 नंबर प्रश्नों को भी जरा आप लोग देखिए, सुंदर प्रश्न है ना, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक था? तो सबसे पहले ध्यान में रखना, सितार, बिल्कुल, और तबला, दोनों का ये था। ठीक है, हालांकि ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सितार का भी था और साथ में तबला का भी था, लेकिन अगर मान लो एक अगर आपको अगर चुनना रहे तो आप सितार के साथ जाना। अमीर खुसरो ने तबला में सितार दोनों वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, यह भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर प्रश्न दिया हुआ, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए जाते थे? तो ध्यान रखना, ये किशनगंज से आता था। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर मकराना से लाए गए थे, जो कि राजस्थान में था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ध्यात हो कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य जो आर्किटेक्चर जो था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, ये मकराना की खान से संगमरमर निकलती थी, जो कि किशनगंज राजस्थान में है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि 21 अप्रैल 1526 में है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध अकबर महाराणा प्रताप के बीच में 1576। धर्मत का युद्ध की बात करेंगे तो ये औरंगजेब से संबंधित है, 1658 हो जाएगा। और बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो संयुक्त सेना वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, कब था? तो 1764 में। तो इसी के अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या बी दिख रहा है आपके सामने में। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, बिल्कुल, मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए थे और विवाह भी किया था। मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही दोनों सही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है सो आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जरा इसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति से
मुगलों का संबंध विच्छेद हो गया था। अतः भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार हेतु एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। साथ ही राजपूतों की वीरता, स्वामी भक्ति और वफादारी ने अकबर को इनसे मित्रता बनाने हेतु प्रेरित किया, और अकबर ने विवाह नीति स्थापित किया, जैसे खुद भी विवाह किया और साथ में अपने पुत्र, ठीक है, जहांगीर का भी विवाह राजपूत राजकुमारी से करवाया था। तो इससे भी संबंध जो थे अच्छे हो गए थे। प्रश्न संख्या 21 देखिए आपके समक्ष दिख रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अकबर को अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत के निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में से एक था, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग नहीं थे। तो दक्षिण भारत के जो उत्पादक क्षेत्र और निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के जो अंग नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दूसरे का ना ये सही व्याख्या नहीं करते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु अभिकथन एक ही सही व्याख्या कारण आर नहीं है। मुगल काल में अकबर ने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। उसके समय में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। अकबर के काल में मलाबार, जो केरल का क्षेत्र था, काली मिर्च भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी। हालांकि दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र और निर्यात बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के भाग नहीं थे। यह भी आपको ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 22 आपके समक्ष दिख रहा है, ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नांकित भक्ति संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो रामानुज साहब आएंगे, क्योंकि इनका समय काल की बात करेंगे। अ, ये 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के मध्य में रह रहे हैं ना, तो रामानुज सबसे पहले हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे आपके नामदेव साहब, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद तुकाराम। ठीक है, तो सबसे पहले इनका समय काल देख लेते हैं। तो सबसे पहले रामानुज का समय है 1000 1700 1137। ठीक है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। 11वीं 12वीं शताब्दी में 1016 से 1137 की बात करेंगे, इनका समय काल रहा है। नामदेव महाराज के संत हैं, जिनका समय काल 1270 में इनका जन्म हुआ था, ये 13वीं शताब्दी के हैं। और ये जो है रामानुज साहब जो 11वीं शताब्दी के हैं। चैतन्य का जन्म की बात करेंगे तो 1486 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के जन्मदाता माने जाते हैं, 15वीं शताब्दी का है। क्योंकि तुकाराम की बात करेंगे तो ध्यान रखना 16वीं शताब्दी के शिवाजी के गुरु भी रहे और शिवाजी के समकालीन भी है। यह भी आपको ध्यान में रखना। चलिए, तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, 13 है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में की गई? तो ध्यान में रखना 1910 में की गई, ठीक है। बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आसान प्रश्न था। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 28 दिसंबर 1910 को इलाहाबाद में की गई। विदित है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल है। 1910 ईस्वी में ही इलाहाबाद में विलियम बेडनबर्ग, ध्यान में रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, की अध्यक्षता में कांग्रेस की 26वां अधिवेशन भी हुआ था। यह भी आपको ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 24 आपको दिख रहा है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया? ठीक है, तो ध्यान में रखना, कृष्णदेव राय पुर्तगालियों के अच्छे मित्र थे। पुलकेशिन द्वितीय समकालीन ही नहीं होगा। जमोरिन की बात करेंगे, स्वागत ही किया था। तो जो विरोध जो किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। भारतीय शासकों में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज भारत में आ चुके थे, परंतु 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली समुद्र तट पर पुर्तगाली ही प्रभावपूर्ण थे। पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में समय समय पर ईसाई पादरी भेजे और ईसाई धर्म एवं चर्च स्थापित करने की महत्ता पर जोर दिया, परंतु अकबर द्वारा अच्छे संबंधों के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई लाभ न प्राप्त हुआ। विदित हो कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा, जहां तत्कालीन शासक जमोरिन, जो कि इसका नाम नहीं था, उपाधि था, वंश का नाम था, उसका स्वागत किया एवं व्यापार करने की अनुमति जो थी प्रदान की, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 आपके समक्ष दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? ध्यान में रखना, तो फोर्ट विलियम का जो गवर्नर जो था वो दस्तखत जारी करता था। फोर्ट विलियम कलकत्ता के गवर्नर द्वारा दस्तखत जारी किया गया था। दस्तखत का प्रकार एक व्यापारिक आज्ञापत्र होता था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा आज्ञात तथा निर्यात कर में छूट दे दी, लेकिन दस्तखत द्वारा ब्रिटिश अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर से वंचित रखते थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों के प्रति कर को लेकर
विरोध की स्थिति बनी रही। आप चलते हैं दक्षिण में कर्नाटिक वार से रिलेटेड प्रश्न है। मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की? सिंपल सी बात है, मुजफ्फर जंग की बात करेंगे, फ्रेंच के सपोर्टर थे और फ्रेंच इनको सपोर्ट करता था। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियासतें फ्रांसीसियों को प्रदान की थी, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाने का वादा किया था। विदित है कि मुजफ्फर जंग नासिर जंग का भतीजा है, और हैदराबाद निजाम आसफ जा का मतलब क्या था? तो पोता था, पौत्र था। प्रश्न संख्या 27 आपके समक्ष ये रहा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दो एक कारण दिया हुआ और एक अभिकथन दिया हुआ है, और आपको बताना है सही उत्तर क्या है। पुर्तगालियों ने, ठीक है, एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की, बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार की बहुत हिंसा करते थे पुर्तगाली, स्पेशली समुद्र में। पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था, बिल्कुल। इन्होंने कार्टेल प्रणाली भी लेकर आई थी ना, कॉटेज प्रणाली, जिसे समुद्र में जाने के लिए टोल देना पड़ता था। तो ये भी ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यह सही व्याख्या भी है एक दूसरे का, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियां प्रारंभ की, क्योंकि पुर्तगाली का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करना था। इसी व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र व्यापार के लिए नियंत्रण हेतु कार्टेज प्रणाली, जिसको परमिट कहते हैं, वर्तमान में आप इसको टोल टैक्स से भी समझ लेते थे, जैसे भी कैसे रोड पे जाने के लिए आपको हाईवे वगैरह पे पैसे देना पड़ता था, तो उसी तरह समुद्र में जाने के लिए ये भी पैसे लेते थे। यहाँ तक कि मुगल शासक अकबर को भी मतलब टोल देना पड़ता था, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल थी। पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया, ठीक है, ध्यान में रखना। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। आधुनिक काल में भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकसित हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने एक ऐसी विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता के प्रति अपने अधिकारों को लेकर सजग हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एवं समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। इस प्रकार ए तथा आर दोनों सही है, तथा साथ में व्याख्या भी सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 आ गया, जो भी ये भी स्टेटमेंट वाइज है, तो इसको बताना है सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 पढ़िए और बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न पढ़िए, सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। तो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, विस्थापन तो होना स्वाभाविक था, ठीक है। कुछ लोग पाकिस्तान गए, कुछ लोग भारत में ही रह गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी आए। सन 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन था, बिल्कुल ठीक है, ये भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस जिन्ना के टू नेशन थ्योरी का परिणाम था, और ये विवेकहीन और अविचारित था, लोगों ने विचार नहीं किया से इसके क्या इसके आउटकम्स आ सकते हैं, नहीं। 1947 में भारत का विभाजन एक अविवेकपूर्ण एवं अनुचित कदम था, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान होना मुश्किल था, परंतु तत्कालीन घटनाक्रम में यह अविवेकी कदम अपरिहार्य हो गया, क्योंकि जिन्ना एवं लीग इसके लिए कटिबद्ध हो चुके थे। इस विभाजन के कारण हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर क्रमशः मुसलमानों एवं हिंदुओं का क्या हुआ, पलायन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 आपके समक्ष है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से आप बता दोगे। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम में क्या करना है, आपको फिट करना है। तो बताइए इसका सही। पुरंदर की संधि सबसे पहले बताइए कब हुआ पुरंदर की संधि, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पुरंदर की संधि कब हुआ, तो ध्यान में रखना पुरंदर की संधि जो था 1665 में होता है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ठीक है। सूरत की पहली लूट की बात करेंगे 1664 में होता है, अगर आपसे दूसरी पूछा जाएगा तो 1670 में होता है, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करेंगे तो ध्यान में रखना 1674 में ये राज्याभिषेक करते हैं। और आगरा आगरा आगमन की बात करेंगे तो ये जस्ट पुरंदर की संधि के बाद होता है, 1666 में होता है, ठीक है। ये घटना ठीक इसके बाद है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब चलते हैं सूरत की पहली लूटमार की बात करेंगे तो जनवरी 1664 में, पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो 1665 में, आगरा पे आगमन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना 1666 में, राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 1674 में हुआ, जो कि मतलब पुणे में हुआ था, ठीक है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 17वीं शताब्दी का आरंभिक काल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी। देखो, इसका अगर 1599 अगर लेता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है अंतिम काल में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करेंगे, इसका जो चार्टर जो था 1599 में आ गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर लिया 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। ठीक है, मतलब 1600 मान के चल रहा है। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी। मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू डी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ध्यातु होगी कंपनी के मालिकों में तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ टेलर भी शामिल थी। चलिए, प्रश्न संख्या 32 देखिए, आपके समक्ष ये दिख रहा है। यहाँ पे वायसराय दिए हुए हैं, इनका कार्यकाल आपको बताना है। तो सबसे पहले तो लॉर्ड मेयो आ जाएंगे ना, 69-72 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, याद करना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्थबुक की बात करेंगे, इनका शासनकाल 72 से 76 तक है। 72 से 76 1800 में चल रहा है। ठीक है, और मेयो का बात करेंगे, लॉर्ड मेयो, तो इनका कब से कब है? तो 69 से 72 तक। लीटन की बात करेंगे तो 76 से 80 तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, तो इनका तो आप नहीं बोल सकते हो। 76 से 80 है। ठीक है, तो उसके बाद रिपन की बात करेंगे, 80 से 84 तक है। थाटी अधिनियम आया था, और साथ में क्या आया था? तो जनगणना वगैरह। और डॉफरिन की शासनकाल की बात करेंगे, तो इसके बाद है 84 से लेके 88 तक। तो ये भी आप नहीं भूल सकते, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जो है इनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो कुछ मेन चीज जो है उनसे आप गवर्नर के शासनकाल भी आप ध्यान में रख सकते हो। लॉर्ड मेयो 69 से 72, इसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान यात्रा के दौरान में, तो इसकी हत्या भारत में हुई थी। नोटबुक की बात करेंगे 72 से 76। लिटन की बात करेंगे 76 से 80। रिपन की बात करेंगे 80 से 84। लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे तो 84 से 88। ठीक है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे, तो 75 से लेकर 82 के बीच में हुआ था, और सालाभाई की संधि से ये युद्ध जो था समाप्त हो गया था। ठीक है, प्रथम अंगल बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो यांडबू की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था 1824 से लेकर 26 तक। प्रथम अंगल अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 39 से लेकर 42 तक चला था, 1839 से लेकर 42 तक। और सिख युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान में रखना कब से कब तक चला था? 1845 से लेकर 46 तक चला था। ठीक है, ध्यान में रखना। और शासनकाल इस दौरान किसका होगा? 45 और 46 के बाद शासनकाल किसका रहता है? डलहौजी का। ठीक है, तो यहाँ से आप चीजों को सही कर सकते हो। ऑप्शन इसका क्या है? डी है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग आ गए 34 में। चलिए, 34 प्रश्न संख्या देखिए। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो इनकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, और कब की थी? सॉरी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव ने की थी, ये 1851 में। पूना श्रमिक सभा की बात करेंगे तो ध्यान में रखना ये महादेव गोविंद अनारे के द्वारा 1867 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसका जो आएगा ना, ठीक है, इस पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी आएंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये सीधे इंडियन एसोसिएशन है। और ये इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये 1876 हो जाएगा। ठीक है, अब मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो बी राघवाचारी ने किया था, 1884 में किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और सीधे इंडियन एसोसिएशन में अंतर है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो राधाकांत देव, वही धर्म सभा वाले, 1851 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। तो आप जरा इनको सुधार सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1851 में राधाकांत देव ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। पूना संयुक्त सभा की स्थापना ध्यान रखना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इनको जस्टिस रनाडे भी कहते थे।
मद्रास महाजन मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी ने की थी। यह भी आपको ध्यान रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। और यहाँ पे क्या करना है, क्रम आपको बताना है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में हुई थी, ठीक है। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इनकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी, ये इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की बात करेंगे 1876 में है। और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो ये 1838 है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1872 है। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की बात करेंगे तो आई थिंक ये आपको याद होगा 1864 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम जो है बी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज 1838, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की बात करेंगे तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बिल्कुल भी नहीं भूले ये। चलिए अगला प्रश्न जो है ये तो आप आसानी से बना लोगे क्योंकि बहुत आसान है। प्रति सरकार की बात करेंगे, महाराष्ट्र में बना था, ठीक है। चासी मुलियाराज की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पे बने थे? ये आपको ओडिशा में बने थे। उलगुलान की बात करेंगे तो ध्यान में रखना ये बिहार में है, ठीक है। और त्रामलिप्टी जातीय सरकार की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, जो तामलुक भी कहते हैं ना, ठीक है, तो ये कहाँ पे बना था? तो ध्यान में रखना ये बंगाल में बना था, ठीक है। तो किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, प्रति सरकार महाराष्ट्र, चासी मुलियाराज ओडिशा से है, उलगुलान की बात करेंगे बिहार से है, तराम लिप्ति जिसको जातीय सरकार भी कहते हैं, ठीक है, तामलुक भी कहती है, बंगाल से है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेता का नाम है, आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सिया दास की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी, जो कि इन्होंने कब बनाया था स्वराज पार्टी? तो इन्होंने 1923 में कांग्रेस में रहते हुए स्वराज पार्टी बनाई थी। एस एन बनर्जी, सुनील नाथ बनर्जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है, 1876 में इनकी ये पार्टी बनी थी, तो ध्यान में रखना। उसके बाद गोखले की बात करेंगे तो ध्यान में रखना ये पूना श्रमिक सभा से संबंधित है, रैनाडे और गोखले दोनों थे उसमें। और 1800 कब बनी थी? तो ध्यान में रखना 67 में बनी थी, जिसमें रैनाडे भी थे, ठीक है। कृषक प्रजा पार्टी की बात करेंगे, बंगाल की पार्टी है, फजलुल हक और जो थे इनके संस्थापक थे। और ये कब बनी थी? तो ध्यान में रखना 1929 में बनी थी, ठीक है। और ध्यान में रखना ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार भी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीआर दास स्वराज पार्टी 1923। एस एन बनर्जी की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन 1876। ए के फजलुल हक की बात करेंगे कृषक प्रजा पार्टी 1929। जी के गोखले की बात करेंगे 1867 में पूना सार्वजनिक सभा। संसार के इतिहास, संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियां, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इधर चलते हैं। तो नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल था, तो कहाँ पे लोग निवास करते थे? तो ध्यान रखना क्वार्टजाइट सेल में करते थे, ठीक है। नवपाषाण काल के लोगों का निवास स्थल क्वार्टजाइट सेल था। उल्लेखनीय है कि इस काल में लोगों पालिशदार पत्थर के बने औजारों व हथियारों का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करने लगे थे। इस युग के मानवों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। निवास स्थल, पशुपालन एवं कृषि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, ठीक है। इस काल में मनुष्य मनुष्य ने पशुपालन तो पहले ही सीख चुके थे, कृषि भी इस काल में सीख गए। नवपाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दूर से कई चीजें लाई जाती थी, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कौरिया, भूमध्य सागर की सीपिया। चकमक पत्थर कठोर तिलछती चट्टान होती थी। यह माइक्रोक्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज का रूप भी होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, बताइए कौन सा सही उत्तर है? अनऔद्योगिकरण स्थानांतरण समाप्ति दोनों एक ही समान नहीं था, ध्यान में रखना। हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समरूपता नहीं रखते थे, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही लिखा है।
ब्रिटिश काल में औद्योगिकरण एक प्रमुख घटना रही, परंतु भारतीय हस्तशिल्प के विशेष पैटर्न के कारण औद्योगिकरण प्रत्येक क्षेत्र में एक समान नहीं था। कहीं पर इसका प्रभाव ज्यादा था तो कहीं पर कम। पुनः कुछ उद्योगों के समय के साथ अस्थायी नुकसान हुआ तो कुछ समय के बाद संघर्ष परिणाम स्वरूप परिस्थितियों में परिवर्तन भी होता रहा। इसलिए अभिकथन ए और कारण अर्थ दोनों सत्य है और साथ में सही व्याख्या भी नहीं करता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य की बात करेंगे किसमें आएगा, अर्थशास्त्र में आ जाएगा। भद्रबाहु का ध्यान रखना कल्प सूत्र है। पतंजलि का महाभाष्य है। और कात्यायन का ध्यान में रखना क्या है, तो स्मृति है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, कात्यायन का स्मृति, पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 हम लोग चाहते चलते हैं। गीत गोविंद के लेखक की बात करेंगे जयदेव है। उसके बाद बात करेंगे बिल्हन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। परिशिष्ट बर्मन की बात करेंगे, ध्यान रखना इसके लेखक हेमचंद्र है, जैन ग्रंथ है, ध्यान रखना। उसके बाद काथा सरित सागर की बात करेंगे तो सोमदेव है। अब विक्रमादेव चरित की बात करेंगे तो बिल्हन है। ठीक है, तो यहाँ से आप चीजों को सही कर सकते हो। रिपीट कर दे रहा हूँ, गीत गोविंद जयदेव, परिशिष्ट प्रबंध की बात करेंगे हेमचंद, काथा सरित सागर की बात करेंगे सोमदेव, विक्रमादेव चरित की बात करेंगे बिल्हन। और यहाँ पे और भी चीजें आ गई है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले टीवी मैकाले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए शिक्षाविद है, शिक्षा से संबंधित है। जॉन शोर की बात करेंगे तो ध्यान रखना अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इलाजा इम्पे की बात करेंगे तो ये उच्चतम न्यायालय जो बना था, ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट के बाद, तो 1774 में वहां से संबंधित है। एओ हम की बात करेंगे तो कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप मिला सकते हो। मैकाले शिक्षा, जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त, एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय, ए हम की बात करेंगे कांग्रेस। अब बताए प्रश्न संख्या 43 की बात करेंगे तो आरसी दत्त ने कौन सा किताब लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आरजे मूर की बात करेंगे तो द क्राइसिस इंडियन यूनिटी, ठीक है, द क्राइसिस इंडियन यूनिटी। एसआर देसाई की बात करेंगे तो सोशल बैंक ग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और ब्रूमफील्ड की बात करेंगे तो ध्यान में रखना ये आपके ब्रूमफील्ड जो थे एलिट कॉन्फिल्ड इन ए, ठीक है, पॉपुलर सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे चीजें दी हुई, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरजे मोर द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, एसआर देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, एच जे ब्रूमफील्ड की बात करें इलिट कॉन्फ्लिक्ट एंड इन फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं पुरातात्विक, किस पुरातात्विक स्थल पे अग्नि उपासना का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका अग्नि वेदी जो मिला आपका लोथल से मिला है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि उपासना का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। लोथल सिंधु सभ्यता का व्यावसायिक बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है ये। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया, तो ध्यान रखना टॉमस मुनरो ने किया था। टॉमस मुनरो 1820-27 के मध्य तक मद्रास का गवर्नर रहा। इसी ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जबकि बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में एल्फिस्टन एवं चैंपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही। विदित है कि इस व्यवस्था में किसानों को भू अस्थायी माना जा गया। मिन कैम्प का लेखक की बात करेंगे एडolf हिटलर है, जेल में इसने ये पुस्तक लिखी थी मेरा संघर्ष, मिन कैम्प। मिन कैम्प का लेखक एडolf हिटलर है। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन भी है। जबकि फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ, इसका जिम्मेदार मुसोलिनी को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने किया था। और 1870-71 के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण पर्शिया के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो चीजें जो दी हुई है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ या फिर आप बोलोगे तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, तो सुनिए जरा। 46 के बाद 47। ठीक है, हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्म पे दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा,
तो उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप समावेश तथा तर्क पर जोर दिया जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। ठीक है, एक यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दिया हुआ, उसके अनुसार आपको चीजों को सॉल्व करना है। हेगल के समय किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वह संतुष्ट नहीं था? तो राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक ही सीमित थी। ठीक है, प्रश्न संख्या आप देखते हैं 49, निम्नलिखित में से एक विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया। तो सामाजिक इतिहास। हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यक क्या है? तो स्रोत सामग्रियों तथा अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए से हेगल कौन था। ठीक है, तो ध्यान में रखना हेगल जो थे फिलोसफर थे, और ये कहाँ से थे आप हमें कमेंट करके बताओगे। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको सारा उत्तर जो है यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये हेगल जो थे ध्यान में रखना एक दार्शनिक थे, पश्चिमी दार्शनिक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इनका जो है डायलेक्टिक मेथड की बात करेंगे, द्वंद्वात्मक पत्ति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कंट्री अगर आपको पूछ देगा, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा हेगल जो था किस देश के दार्शनिक थे, तो ध्यान में रखना है जर्मनी के दार्शनिक थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग 2012, ठीक है, जून 2012 के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो।